जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो और आपको ऑप्शनल को लेकर के समस्या है, ऑप्शनल में चयन कैसे करें और अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेकर के तैयारी करना चाहते हो तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? इसको लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन केस कोई डाउट आपका बाकी रह जाता है तो आप कमेंट में उसको ज़रूर बताइएगा। पहली बात तो आता है कि ऑप्शनल चयन करते समय किन-किन मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि ऑप्शनल चयन करते समय हम क्या-क्या चीज़ ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप जीएस पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि क्या जीएस में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? तो ऑप्शनल चूज़ करते समय पहला जो मानदंड होगा वो आपका होगा कि आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में कितना है। आप सब्जेक्ट में आपने कोई पता चला ऐसा ऑप्शन ले लिया जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर वो ऑप्शनल आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है? उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लो सपोज़ कर लो कि आप जीएस पढ़ रहे हो, आपको हिस्ट्री अच्छी लग रही है, आपको पॉलिटी अच्छी लग रही है, लेकिन आपको ज्योग्राफी अच्छी नहीं लग रही है। आपको ज्योग्राफी में थोड़ी-सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल छोड़ करके हिस्ट्री, पॉलिटी में से कोई एक का चयन करोगे, ठीक है? दूसरा आ जाता है आपका सोर्सेस। आप ऑप्शनल डिसाइड करते समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप उस चीज़ का उस ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का ध्यान रखिए जो जिसके सोर्सेस आपको ईज़िली अवेलेबल हों। जैसे अभी गौरव सर के एक दोस्त थे बचपन के दोस्त थे, वो ऑप्शनल अपना चयन किया था उन्होंने केमिस्ट्री। अब दिक्कत ये आ गया कि जब वो ऑप्शनल लिख रहे थे तो उनके पास उसके लिए सोर्सेस ही अवेलेबल नहीं थे, ठीक है? उसमें किसके पास वो कॉपी लेकर के जाएँ, किससे कॉपी चेक कराएँ, कोई कोचिंग या कोई गाइडेंस उसमें अवेलेबल नहीं था। तो जहाँ पहला इंटरेस्ट मायने रखेगा, वहीं दूसरा चीज़ ये मायने रखेगा कि जो भी आप ऑप्शनल चयन कर रहे हो, उसके लिए सोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है या नहीं। तीसरे नंबर आ जाएँगे टेस्ट सीरीज़ वाला, अभी मैंने बताया कि उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्शन तो उठाने को उठा लिया क्योंकि उनका उसमें उनका इंटरेस्ट था। लेकिन केमिस्ट और एमएससी भी की थी केमिस्ट्री से, लेकिन केमिस्ट्री में कॉपी जाँचने वाला कोई था ही नहीं, टेस्ट सीरीज़ वाला कोई था ही नहीं। तो ऐसे में ऑप्शन चूज़ करते समय उन्हीं ऑप्शन को वरीयता दीजिए जिसमें आपके पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हो। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है नंबर्स, ठीक है? कि ऑप्शन में नंबर्स कैसे आ रहे हैं? जैसे गौरव सर की अगर मैं उदाहरण दूँ, तो ज्योग्राफ़ी जब ऑप्शनल था तो उनके नंबर 231 से लास्ट में स्टार्ट हुआ और धीरे-धीरे वो 210 की तरफ गए। यानी कि नंबर डिक्रीज़ हुआ, जैसे-जैसे वो मेहनत करते नंबर डिक्रीज़ हो रहा था। तो ऑप्शन चूज़ करते समय हम उस ऑप्शन पे हमको ध्यान देना चाहिए जिसमें नंबर आपको थोड़े से अपेक्षाकृत अच्छे मिलें, ठीक है? उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री हो गया, इस समय ज्योग्राफ़ी में भी नंबर फिर से अच्छे मिलने लगे हैं। हिंदी साहित्य में भी नंबर बीच में बहुत आए थे 243 सॉरी 343 नंबर के आस-पास नंबर गए थे, ठीक है? लेकिन अब इस समय 280, 285, 290 ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं टॉपर्स को। जैसे यूपीएससी हिंदी से ही अंकुरण बैच उन्होंने जॉइन किया था, 292 नंबर इस बार आए थे। हालाँकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन 292 के आस-पास नंबर आए थे। एक और मैंने किसी का सुना था 285 नंबर आया था। तो 280, 285, 290 के आस-पास हिंदी साहित्य में इस समय नंबर मिल जा रहे हैं, जो कि आपके लिए, आपके चयन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बजाय कि उन ऑप्शंस के जिसमें 210, 220, 230 नंबर आ रहा है। तो नंबर्स भी उसमें आने चाहिए। और चौथा हो जाता है 5वाँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम ऑप्शनल चूज़ करते समय ध्यान रखते हैं, टॉपर्स कॉपी। कि आप जो ऑप्शनल लिख रहे हो, वो टॉपर्स कॉपी उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं? क्योंकि वैल्यू ऐड ऑन करना ना, जैसे मान लो आपने सपोज़ करो हिंदी साहित्य ले लिया, है ना? और अगर आप खुद का वैल्यू ऐड ऑन नहीं कर रहे हो, अभी हम लोग इस पे विस्तृत तौर पे बात करेंगे जब ये दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं कि हिंदी साहित्य कैसे तैयार करें, तो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन टॉपर्स कॉपी जो रहती है, वो ये बताती है कि वैल्यू ऐड ऑन कैसे हो सकता है, इंट्रो में हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, मेन बॉडी में क्या-क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो टॉपर्स कॉपी की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, ना केवल आपका इंटरेस्ट हो, बल्कि आपके पास सोर्सेज़ हों, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हो, उस विषय में नंबर्स अच्छे आते हों, टॉपर्स कॉपी अवेलेबल हो, तब आप उस वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? तो जीएस के लिए जब पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट अपने आप पता चलेगा, 2-3 सब्जेक्ट हम छाँट लेंगे, उसमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य एज़ अ वैकल्पिक विषय, कई लोग का ये डिमांड था कि सर इस पे एक थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। तो पहला तो हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य अगर आप लेते हो, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? तो हिंदी साहित्य की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अभी तो हालाँकि यूपीएससी हिंदी के भी अब बैचेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स 18 या 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आपको बस मैंने एक बुक यहाँ पे बताई थी, वो मैं अभी दिखा भी दे रहा हूँ। ये हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय करके है। पता नहीं ये दिख रहा होगा कि नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय, ये एनसीईआरटी ही थी पहले, ठीक है? ये एनसीईआरटी थी और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टोटल इसमें 134, ठीक है? सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें अभ्यास प्रश्न भी पीछे-पीछे दिए हुए हैं।
तो टोटल 134 पेज की है ये। छोटी वाली जो बुकलेट आती थी ना पहले, इतनी छोटी वाली बुकलेट के आसपास की ये एनसीईआरटी अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का एनसीईआरटी की क्लास 12th की ऐच्छिक पुस्तक है ये। ठीक है, क्लास 12th के लिए सामान्य हिंदी की पुस्तक थी, आप उसको अब देख सकते हो। तो आपको करना ये है, स्टार्ट में इस 150 मान लो 134 है, मैं 140 मान ले रहा हूँ। तो इस 140 पेज की पुस्तक को प्रिंट करा लेना है। और प्रिंट कराएंगे कैसे? मार्जिन रख करके। मार्जिन इन द सेंस कि जैसे सपोज कर लो अ, हाँ, सपोज कर लो ये A4 का पेज है, तो मार्जिन रख करके प्रिंट कराते हैं तो ऐसा प्रिंट आएगा। ठीक है, मतलब अगल-बगल आपको जगह मिल जाएगी, इधर अगल-बगल आपको जगह मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट करा कर के एक बार सर्रा पड़ जाना है। मतलब उठा रहे हैं सीधे और सीधे-सीधे बिना कुछ ये चीज़ें कि ये चीज़ हमको अंडरलाइन करनी है या ये चीज़ हमको समझना है, ये चीज़ याद करना नहीं। केवल एक बार पढ़ जाइए। इसमें 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल और 5वां है एक उपसंहार करके। तो टोटल 5 चैप्टर हैं। तो पहले क्या करना है, 1 दिन में बैठना है, सवेरे बैठ रहे हैं, शाम तक इसको कंप्लीट या कम से कम 2 दिन में इसको मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना है। पहली राउंड की रीडिंग आपकी ये होगी। दूसरे राउंड की रीडिंग होगी, फिर इसमें भी कलम नहीं उठाना है, अंडरलाइन नहीं करना है, केवल पढ़ना है। लेकिन क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे। पहले दिन आदिकाल पढ़ेंगे, फिर भक्तिकाल पढ़ेंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन रीतिकाल पढ़ेंगे, चौथे दिन आधुनिक काल पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आपको अगर कोई चीज़ मैं चर्चा करूँगा बिहारी का या आप कहीं बिहारी के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा यार बिहारी रीति काल के कवि हैं कि भक्ति काल के कवि हैं कि आधुनिक काल के कवि हैं। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इस पुस्तक को पढ़ने से 2 बार पढ़ने से खत्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जो भी बेसिक डाउट हैं वो खत्म हो जाएँगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस पुस्तक को यूपीएससी हिंदी ने अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराया है। बहुत खोज करके, स्कैन करके इसको अवेलेबल कराया गया है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर से पढ़िएगा। दूसरा काम ये करना है, जब ये आपका कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप अभी यूपीएससी हिंदी के नोट्स आ जा रहे हैं तो आप उसको ले सकते हो या मार्केट में कोई उपलब्ध नोट्स हैं तो उसको ले सकते हो। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, एक बार उस नोट्स को फिर पढ़ना स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है, तो हमने जो नोट्स तैयार कराए हैं यूपीएससी हिंदी ने, वो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही स्टार्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से स्टार्ट है। ठीक है? पहले उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता है या साहित्य की प्रासंगिकता है, फिर इतिहास लेखन परंपरा से स्टार्ट करते हुए धीरे-धीरे हम लोग आदिकाल की तरफ से आगे बढ़े हुए हैं। यानी कि इसी बुक को बेसिक तौर पे इसी बुक को स्केलेटन बनाया गया है। ठीक है? इस बुक को स्केलेटन बना करके इसके आधार पर हम लोगों ने उसको नोट्स को बनाया है। तो आपको करना ये है कि पहले जो क्लास नोट्स 1 आपको मतलब प्रोवाइड कराए जाएँगे या बुकलेट 1 जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी या जिस भी सोर्स से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्लासेस भी अगर आप कर रहे हैं तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से स्टार्ट करिए, ना कि मैंने कहीं देखा है कई ऐसे टीचर्स हैं जो कहानी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, उपन्यास से स्टार्ट कर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से जब तक आप पीछे का मतलब क्रोनोलॉजी आप नहीं समझते चलोगे तब तक थोड़ी-सी अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होगी। और हिंदी साहित्य में नंबर कमाने के पीछे कारण भी यही है, अभी हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे आगे। ठीक है? तो अभी पढ़ने का तरीका क्या है? पहले ये बुक 2 बार पढ़ लिया, दूसरा काम ये करना है आपको जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो फिर इस बुक की मैंने बोली थी प्रिंट आउट करके रख लो। तो इसी के साथ-साथ आदिकाल वाले पे आदिकाल का नोट्स, भक्ति काल वाले पे भक्ति काल का नोट्स, जो अगल-बगल मार्जिन बचा हुआ है, उसी मार्जिन में चाहो तो आप एक हिंदी साहित्य के इतिहास के खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। 130-140 पेज के नोट्स होंगे, ये आपके दोनों पेपर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। ठीक है? तीसरा आपको क्या करना है, तो पहला हो गया आपको ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है बुकलेट पढ़ना है, तीसरा है आपको मूल टेक्स्ट। जैसे गोदान है, तो गोदान पढ़नी आवश्यक है। मैला आँचल है, उपन्यास लगा हुआ है 4, चारों पढ़िए। मेरे हिसाब से लोग पूछते हैं कि सर क्या इसमें टेक्स्ट पढ़ना आवश्यक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ना है? कुछ कारण बताइए ना। ये कर सकते हो कि जब जीएस आप पढ़ रहे हो, बोरियत हो रही है तो उठा कर के ये पढ़ लो। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके वो क्योंकि व्याख्या में काम आता है। व्याख्या में अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है और जो राइटर है, जो लेखक है, उसकी भावभूमि पे पहुँचना है, तो उसके लिए रचनाओं का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। गलती यही करते हैं हम लोग, रचनाएँ मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। जैसे इस बार जो 292 नंबर जिनके आए थे 292, तो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने बोला कि नंबर तो आपके अच्छे आए हुए हैं, तो क्या कहते हैं, इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जब हम लोग कमियों पे बात कर रहे थे, तो वो कमियाँ यही बताई कि सर मेरे 2 क्वेश्चन जो हैं मेरे डाउटफुल, एक तो इस बार यूपीएससी ने हर बार की तरह इस बार भी कर्मनाशा की हार वाला मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फेंक दिया था, तो वो उसमें फँस गए थे। सब लोग फँसे होंगे। और एक था एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है वो उसमें पद्य वाले में, तो पद्य वाले में वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो मैंने इसीलिए बोला कि आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना आवश्यक है।
ठीक है? मूल टेक्स्ट एक बार आप पढ़ लोगे तो चीज़ें क्या होंगी। अच्छा, कई लोग ये भी परेशान होते हैं कि सर ये व्याख्याएँ कैसे तैयार करें? तो व्याख्या तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मूल टेक्स्ट एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप देखोगे कि पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो कुछ खास-खास स्पेसिफिक पॉइंट से वो पूछता है। अगर वो पेपर को हार्ड बनाना चाहेंगे परीक्षक तो ऐसा पूछ देंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन उनका क्या रहता है कि नहीं, हमको जहाँ पे लेखक ने अपनी मान्यताओं को बताया है, जहाँ पे उसने अपनी थिंकिंग प्रोसेस को आप वो बता रहे हो, जहाँ पे वो अपनी वैचारिकता बताना चाहते हैं, उन खास बिंदुओं से वो पूछ रहा है। ठीक है? जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा, तो गोदान में पूछने को 800 छ 600 से 800 पन्ने की किताब है, कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन वो खास चैप्टर मेहता मालती संवाद हो गया, गोवर्धनिया का बीच में संवाद हो गया, या जब वो कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, या जब वो कहीं समाजवादी चीज़ों को बता रहे हैं, तो जहाँ पे वो वैचारिकता, क्योंकि वो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य थे, तो जहाँ पे उनकी काव्य में प्रगतिशीलता दिखेगी, वही उठा करके पूछ दिया जाएगा। ठीक है? एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि कुछ खास कीवर्ड्स किसी किसी लेखक के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उनकी भाषा कैसी है, वो किन कीवर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको देख मतलब ये दुरूहता कितनी है, तो इसके आधार पे आप थोड़ा-सा निष्कर्ष निकालने की स्थिति में होते हो, ठीक है? तो ये अलग एक विषय है, इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तैयारी पे अब हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आपको इस बुक को 2 बार रीडिंग करना है, दूसरा है क्लास नोट्स कर लेंगे, तीसरा है क्लास नोट्स जब एक बार आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसको मूल टेक्स्ट एक बार पढ़ लोगे। अब मूल टेक्स्ट आपने पढ़ लिया, फिर हम पहुँचेंगे क्लास नोट्स की तरफ। और उसके बाद से क्लास नोट्स में हम जो जैसे मान लो सपोज़ कर लो फिर से हम उठाएँगे टॉपिक्स, तो क्लास नोट्स हम यूपीएससी हिंदी ने टॉपिक वाइज़ कराए हैं। बाकी आप जिस भी कोचिंग का लीजिएगा देख लीजिएगा, अगर टॉपिक वाइज़ क्लास नोट्स मिल जाए, तो उसमें क्या करना है, टॉपिक उठाना है, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू उठाने हैं, पीवाईक्यू में क्या प्रश्न पूछा है, उस क्लास नोट्स को पढ़ करके फिर उसका आंसर राइटिंग करना है। तो मैंने उस पे लगभग 30-40 वीडियोज़ यूट्यूब पे बताए रखे हैं कि कैसे क्या आंसर राइटिंग करनी है, इन सब चीज़ों में हो जाएगा। ठीक है? तो ये रहा आपका हिंदी साहित्य को तैयारी करने का तरीका, ठीक है? ये हो जाएगा, इसके बाद से क्लास नोट से वो पीवाईक्यू सॉल्व करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, और टॉपर्स कॉपी से वैल्यू एडिशन या एनरिचमेंट कोई प्रोग्राम चल रहा हो, जैसे हम लोग भी प्री के बाद चलाते हैं मेंस के लिए हिंदी साहित्य एनरिचमेंट प्रोग्राम, या कोई भी अगर ऐसा चल रहा होगा, तो आप उसको जॉइन करके वहाँ से एनरिचमेंट कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका तरीका अभी तक का हिंदी साहित्य के तैयार करने का। अब बात आती है कि हिंदी साहित्य में नंबर क्यों कम मिल रहे हैं? ये बहुत गंभीर विषय है, और 290 292 नंबर पता नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, जैसे हिंदी साहित्य की ख्याति थी जिस प्रकार से ज़्यादा नंबर लाने की, वो नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखने की वाली बात है, जिन्होंने 285 जो 292 लाए हैं, वो मेरे पढ़ाने से नहीं लाए हैं। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि मेरे पढ़ाने से आए हैं, या किसी खास कोचिंग के पढ़ाने से आए हैं, ठीक है? दिक्कत क्या होती है, नंबर कम क्यों आते हैं? सभी लोग जनरलाइज़ उत्तर लिख रहे हैं। सभी लोग जनरलाइज़ लिख रहे हैं, सब एक सोर्स से पढ़ रहे हैं। अभी तक मार्केट में एक थी, नाम आप लोग को पता होगा ही, ठीक है? वही कोचिंग है, उसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, उसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, उसी कोचिंग में जाकर के चेक करा ले रहे हैं। नंबर मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मेरा मेंस था, तो मैं उसी स्पेसिफिक कोचिंग का मैंने नोट्स फ़ॉलो किया था। वहाँ पे मेरे नंबर भी 300 के आस-पास आ रहे थे, लेकिन मुझे मिले 232 नंबर, ठीक है? मैं पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया, मेरे 80 नंबर के क्वेश्चन ही छूट गए। ऐसे ही यूपीपीसीएस भी जब मैं देता था, तो मेरे 242 नंबर थे, तो 400 में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, 242 नंबर 400 में कैसे आ गए थे 50% से ज़्यादा? क्योंकि उसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कम थे। 14 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ता था, यहाँ पे 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता था। तो 3 घंटे में 14 क्वेश्चन हो जाते थे। राइटिंग मेरी सुंदर थी, तो वहाँ पीसीएस में नंबर आ गए। यूपीएससी में नंबर नहीं आए क्योंकि प्रश्न पेपर छूट गया। तो पहली चीज़ तो हमको ये करना है कि पेपर पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा काम ये करना है कि हमको अपना खुद का मेहनत करना है। जैसे अभी कई लोग अंकुरन वाले में भी जो हम लोग का बैच चल रहा था, हिंदी साहित्य के लिए अभी जो चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया था। अंकुरन में भी कई लोग की डिमांड थी कि सर हम लोग को वो जो क्लास में आप जो पढ़ाते हो उसके नोट्स अवेलेबल करा दो। मैंने बोला देखो, नोट्स अवेलेबल कराना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, लिखोगे तो अपनी समझ डेवलप होगी, आप कुछ नए तरीके से लिखोगे, उसको प्रेज़ेंट करोगे। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें रट लोगे, फिर वही हो जाएगा। सभी लोग एक जैसा लिख रहे हैं, सभी को एक जैसे जनरल मार्किंग हो जा रही है। तो हिंदी साहित्य में नंबर लाने का सबसे आसान तरीका, किसी पे भरोसा, किसी पे डिपेंडेंसी ना रख करके खुद के मेहनत पे भरोसा रखना है। खुद को थोड़ा-सा पढ़ना है, मतलब हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो स्वाध्याय की माँग करता है कि आपके अंदर स्वाध्याय होना चाहिए। आपको चीज़ें मतलब मेहनत करने से आप भाग नहीं सकते। ठीक है, गोदान पढ़ना है तो हाँ, मुझे पढ़ना है, और गोदान इसलिए नहीं पढ़ना कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, गोदान इसलिए पढ़ना है कि मुझे गोदान की व्याख्या करनी है। गोदान मुझे समझना है कि गोदान में होरी का कैरेक्टर वो होरी ही क्यों वो कहानी निभा रहा है, ठीक है? गोबर
पूंजीवादी व्यवस्था को क्यों मतलब गाँव से निकल कर के कैसे पूंजीवादी व्यवस्था का धीरे-धीरे समर्थक हो जाता है? तो क्या वैचारिकता है? कहने का कुल मतलब ये है कि उसकी उस भावभूमि पे पहुँचना है जिस भावभूमि पर प्रेमचंद जी ने वो पुस्तक की रचना की या वो कहानी की रचना की। कफ़न आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर भी वो द्रविशीलता आनी चाहिए। वही आना चाहिए कि भूख की समस्या होती है वो किस प्रकार व्यक्ति को मतलब संवेदनहीन कर देती है। ठीक है? वो भावभूमि पे आपको पहुँचना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदी साहित्य में नंबर आएँगे। प्लस कुछ चीज़ें आपको वैल्यू एड ऑन करनी पड़ेंगी। आप कोई स्टेटमेंट सीधे बता रहे हो और आप बता रहे हो कि नहीं, फलाने मैनेजर पांडे के अनुसार ये है। ठीक है? आप तुलसीदास पे लिख रहे हो, बता रहे हो कि नहीं रामविलास शर्मा ने तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य में ऐसी चीज़ें बताई थी। तो कहीं न कहीं जब जनरलाइज़ आंसर करोगे तो जनरलाइज़ नंबर मिलेंगे। आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, आप जितना जल्दी कर पाओ। और दूसरा चीज़ मैं इसमें मना करूँगा, चैट जीपीटी वगैरह कई लोग का ये था कि सर चैट जीपीटी वगैरह का प्रयोग करें कि नहीं करें क्योंकि वैल्यू एनरिचमेंट अच्छा हो जाता है। चैट जीपीटी से एकदम बचिएगा, ख़ास करके तब जब आप बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपकी ठीक-ठाक नहीं है। ठीक है? हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी अच्छी है, कौन-सी कविता किसकी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी-सी भी आपकी गड़बड़ी है तो चैटजीपीटी क्या करता है इधर का चीज़ें उठा कर के उधर कर देता है ना? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हिंदी साहित्य में नंबर क्यों कम आ रहे थे, नंबर कैसे बढ़ेंगे, तैयारी कैसे करनी है और ऑप्शनल का चयन कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, आप सभी के कमेंट के इंतज़ार रहेंगे। ठीक है? बाकी नेक्स्ट आप किस चीज़ पे कोई मतलब आपका जो भी डाउट्स हो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदी साहित्य के लिए वैकल्पिक विषय के लिए यूपीएससी हिंदी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।